नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेज में। हम पढ़ रहे थे जीवाश्म पदार्थ और जीवाश्म पदार्थों में हमने उनका विच्छेदन पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने पढ़ लिया था हुमस। क्या पढ़ लिया था? हुमस। अब है जीवाश्म पदार्थों का मृदा में हानिकारक प्रभाव क्या है। ठीक है, क्या हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, लाभदायक तो हमने पढ़ लिए थे, क्या लाभ हमारे लिए लाभदायक प्रभाव होते हैं। अब बात करते हैं हानिकारक, हार्मफुल इफेक्ट क्या होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जीवाश्म पदार्थ रोग पैदा करने वाले। जीवाश्म पदार्थ क्या? रोग पैदा करने वाले। जैसे रोग पैदा करने वालों की अगर मैं बात करूं तो कवक है। क्या है? कवक। ठीक है, कवक है, या इंग्लिश में बोले तो फंजाई है। ये अधिकतर रोग उत्पन्न करते हैं किसमें? पौधों में। या ऐसे बोल सकते हो कि जो पौधों में अधिकतर रोग होते हैं वो किसके कारण होते हैं? कवक के कारण। किसके कारण? कवक। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो आपका एक रोग है, कौन सा? अर्गट। इसमें होता है बाजरा। इसमें होता है बाजरा में। ठीक है, अर्गट डिजीज किसमें होती है? बाजरा में। ठीक है, इसका कौन सा कवक होता है? क्लेवी सेपस फ्यूजिफॉर्मिस। कौन सा होगा? फॉर्मिस। कौन सा होगा? फ्यूजिफॉर्मिस। ठीक है, इसके अलावा और भी अगर हम बात करें तो एक रस्ट होता है, या हिंदी में बोलते हैं इसको रोली। गेहूं की रोली तीन प्रकार की होती है, कौन कौन सी? काली, भूरी और पीली। ठीक है, कौन सा होता है काली का? पक्सिनिया। पक्सिनिया ग्रेमिनस ट्रिटिसाई। ठीक है, फिर ब्राउन का अगर बात करें तो भूरी का पक्सिनिया रिकोन्डेटा। कौन सा होता है? पक्सिनिया रिकोन्डेटा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो ये किससे होते हैं बेटा? कवक से। और इनको जीवाश्म पदार्थ क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। जीवाश्म पदार्थ क्या देते हैं? ऊर्जा, या कह सकते हो भोजन का क्या है ये जीवाश्म पदार्थ? स्रोत है, जो कि उनको मृदा में लंबे समय तक क्या रहेंगे? जीवित रखते हैं। और लंबे समय तक अगर ये जीवित रहेंगे तो ये बाद में किस में संक्रमण करेंगे? पौधों में। और पौधों में संक्रमण करके क्या जनरेट करेंगे? डिजीज। फिर है मृदा में अत्यधिक जीवाश्म पदार्थ मिश्रण की समस्या उत्पन्न करता है। ठीक है, मृदा में अत्यधिक जीवाश्म पदार्थ है वो किसकी समस्या उत्पन्न करता है? मिश्रण, जिससे पौधरोपण में क्या आती है? समस्या है। किसमें समस्या आती है? पौध ट्रांसप्लांटिंग में क्या आती है? अपने को प्रॉब्लम आती है। फिर आता है कार्बन नत्रजन अनुपात। कार्बन नत्रजन अनुपात पीछे भी बताया क्या होता है। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। तो मृदा में कुल कार्बन की जो मात्रा है और कुल नाइट्रोजन की मात्रा है, उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं? कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। ठीक है, तो मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा एवं नत्रजन की कुल मात्रा का अनुपात कार्बन नत्रजन अनुपात कहलाता है। द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द सोइल एंड द टोटल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सूत्र की। सूत्र क्या होगा? तो मृदा में प्राप्त कार्बन की मात्रा की कुल मात्रा डिवाइडेड बाय मृदा में प्राप्त कुल नत्रजन की मात्रा, इसको हम क्या कहेंगे? कार्बन नत्रजन अनुपात। ठीक है, कितनी कार्बन की मात्रा है और कितनी नाइट्रोजन की, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? ठीक है, क्लियर यहाँ तक? फिर बात करते हैं यह अनुपात मृदा में नत्रजन कुल जीवाश्म पदार्थ एवं उसकी विच्छेदन की दर को क्या करता है? नियंत्रित। पीछे पढ़ा था हमने। फिर बात करते हैं कार्बन नत्रजन अनुपात जलवायु कारक, जैसे वर्षा ताप से क्या होता है? प्रभावित होता है। इससे प्रभावित होगा? वर्षा से और ताप से क्या होता है? प्रभावित होता है। फिर कार्बन नत्रजन अनुपात काफी परिवर्तनशील होता है, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा घटती बढ़ती रहती है, कार्बन की मात्रा भी क्या होती है? घटती। तो ये क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। ठीक है, अब कुछ कार्बन नत्रजन अनुपात हम पढ़ते हैं, आपके क्वेश्चन भी आता है इससे। पहला है कृषि योग्य भूमिया। कृषि योग्य भूमिया कौन सी? जिनमें हम फसल उत्पादन लेते हैं। भूमि में इसकी परिसीमा कितनी होती है? 8:1 से 15:1।
ठीक है, 8:1 से कितनी होगी, 15:1, ठीक है। और औसत अगर बात करें तो कितनी होती है, 10:1 या 12:1, ठीक है, 10:1 या 12:1। फिर फलीदार पौधों और गोबर की खाद में अगर देखें, ठीक है, फलीदार या कह सकते हो FIM है या डग मेन्योर है, ठीक है, उसमें अगर कार्बन नाइट्रोजन अनुपात देखें तो फलीदार पौधों में और कार्बनिक खाद, सॉरी, गोबर की खाद में कितना मिलेगा, 20:1 से 30:1 तक मिलता है। फिर फसल अवशेष है, जैसे भूसा है, कड़बी वगैरह, चूड़ा वगैरह है, इनमें कितना मिलता है बेटा, 100:1। 100 तो किसकी मात्रा होती है, कार्बन की, और 1 किसकी होती है, नाइट्रोजन की। बिल्कुल, अगर आप कार्बनिक खाद्य डालोगे तो उससे कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है वो परिवर्तित होगा, क्या होगा, परिवर्तित, ठीक है, क्लियर। चलो, फिर है सूक्ष्म जीवाणुओं का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होगा, 4:1 से 9:1 तक होता है, ठीक है। बैक्टीरिया के ऊतकों में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात देखें तो कितना होगा, 5:1। फिर फंजाई के ऊतकों की अगर बात करें तो कितना होगा, 10:1। मृदा में हुमस में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, मृदा की हुमस जो है उसका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात देखें तो कितना होगा, 10:1। और कार्बन नाइट्रोजन अनुपात शुष्क क्षेत्रों की मृदाओं में आर्द्र क्षेत्रों की मृदाओं से क्या होता है, कम। आर्द्र क्षेत्रों में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात या कार्बन नाइट्रोजन रेशियो क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा, लेकिन शुष्क मृदा है उनमें क्या मिलता है, कम मिलता है। फिर बैक्टीरिया के ऊतकों की मात्रा फंजाई के ऊतकों से क्या होती है, ज्यादा। फिर मृदा में मिलाए गए जीवाश्म पदार्थ अवशेषों का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात विस्तृत होता है, क्या होता है, विस्तृत। इसके मृदा में मिलाने पर कार्बन स्रोत को ऊर्जा के रूप में ग्रहण करने वाले प्रपोषित जीवों की संख्या में तीव्रता से क्या होगी, वृद्धि होती है। इन सूक्ष्म जीवों की क्रिया से मृदा में अधिकांश जीवाश्म पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा में शीघ्रता से विच्छेदित होने लगते हैं, जिससे जीवाश्म पदार्थों की मात्रा शीघ्र ही क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। फिर सूक्ष्म जीवों को इस दशा में नए उत्तकों के निर्माण हेतु नाइट्रोजन की क्या पड़ती है, आवश्यकता। इस प्रकार प्रोटीन लिग्निन के साथ मिलकर जटिल पदार्थ बना लेता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन नाइट्रोजन अनुपात क्या होता है, संकुचित, क्या होगा, संकुचित। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात के संकुचित होने से कार्बन की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और विस्तृत होगा तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण प्रपोषित जीवों की सक्रियता क्या होती है, कम। ठीक है, दो चीजें हैं, विस्तृत होगा तो उनकी मात्रा बढ़ेगी, और कम होगा तो घटेगी, या संकुचित होगा तो क्या होगी, घटेगी। इस कारण नाइट्रोजन की मांग कम हो जाती है। इस अवस्था में नाइट्रीकरण की क्रिया क्या होने लगती है, पुनः होने लगती है, ठीक है। फिर आता है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का महत्व क्या है, क्या इसका इम्पोर्टेंस। तो विस्तृत अनुपात का जीवाश्म पदार्थ के मृदा में मिलाने पर सूक्ष्म जीवों तथा उच्च पौधों के बीच प्रतिस्पर्धा रखती है। विस्तृत कार्बन नाइट्रोजन अनुपात वाले जीवाश्म पदार्थों को मृदा में मिलाने से सूक्ष्म जीवों की सक्रियता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किसकी सक्रियता बढ़ेगी, सूक्ष्म जीवों की क्या बढ़ जाती है, सक्रियता। इस प्रक्रिया के दौरान क्या होगा, नाइट्रेट नाइट्रोजन मृदा में कम हो जाती है, कौन सी हो जाएगी, नाइट्रेट। इसके कारण नाइट्रोजन पौधों को प्राप्त नहीं होती। विच्छेदन प्रक्रिया के कुछ समय बाद, विच्छेदन जब होगा उसकी कुछ समय बाद कार्बन नाइट्रोजन अनुपात क्या होने लगता है, संकुचित। जिस क्यों होगा, क्योंकि कार्बन विच्छेदन जब होगा तो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होगी, कम होगी, जिससे कार्बन की मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है, जिसके कारण प्रपोषित जीवों की सक्रियता क्या हो जाएगी, कम। इस कारण नाइट्रोजन की मांग भी क्या हो जाती है, कम, क्या हो जाएगी, कम। और नाइट्रेट नाइट्रोजन पौधों को क्या हो जाती है, प्राप्त। ठीक है, तो क्या समझे इससे कि जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है वो प्रतिस्पर्धा रखता है। अगर देखो यहाँ कार्बन की मात्रा घटेगी तो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता क्या होगी, कम।
ठीक है। और नाइट्रोजन की मांग है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नाइट्रोजन की मांग कम होगी तो पौधों को नाइट्रोजन क्या मिलेगी, कम कैसे मिलेगी, अधिक। पौधों को क्या मिलेगी, अधिक। सूक्ष्म जीवों को क्या हो गया, मांग कम हो गई तो पौधों को क्या मिलेगी, अधिक। ठीक है। फिर दूसरा क्या है, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात मृदा में स्थिर रहता है। इसका स्थिर रहना साधारणतः मृदा नाइट्रोजन स्तर पर निर्भर करता है। किस पे, मृदा में नाइट्रोजन का जो स्तर है उस पे क्या करता है, निर्भर। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की प्रायोगिक उपयोगिता पौधे एवं मृदा में नाइट्रोजन की उपलब्धता के लिए है। ठीक है। मृदा में क्या है, पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध के लिए क्या है, इसका उपयोग है, इसका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का। फिर आता है मृदा में नाइट्रोजन चक्र के महत्वपूर्ण जैव प्रक्रम। किसके जैव प्रक्रम, मृदा में नाइट्रोजन चक्र के महत्वपूर्ण जैव प्रक्रम। ठीक है। अब नाइट्रोजन चक्र क्या है बेटा, कि नाइट्रोजन है वो वायुमंडल से मृदा में जा रही है और मृदा से वापस किस में आ रही है, वायुमंडल। किससे आ रही है, वायुमंडल। अब देखो वायुमंडल में नाइट्रोजन वायुमंडल से मृदा में नाइट्रोजन किस प्रकार से जाती है। तो पहली तो हम बात करते हैं किसकी, जब आकाशीय बिजली कड़कती है। क्या कड़कती है, आकाशीय बिजली। आकाशीय बिजली जब कड़केगी बेटा तो नाइट्रोजन का क्या होता है, फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है या स्थिरीकरण। क्या होता है, स्थिरीकरण। इस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होने के बाद में नाइट्रोजन कहाँ जाएगी बेटा, हम्म, ठीक है। नाइट्रोजन कहाँ जाएगी, मृदा में। कहाँ गई नाइट्रोजन, मृदा में। ठीक है। किस में आ गई, मृदा में। दूसरा हम क्या करते हैं, उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, उर्वरकों का। अब उर्वरकों से नाइट्रोजन है वो किस रूप में आई, NH4 के रूप में। किसके रूप में आई, NH4। इसका क्या होगा, नाइट्रीकरण होगा। क्या होगा, नाइट्रीकरण। तो NO2 में चेंज होगा, NO2 से किस में चेंज होगा, NO3। और इसको कौन ग्रहण कर लेता है, पौधे। ठीक है। यहाँ तक वो नाइट्रोजन आ गई। इसके अलावा और देखें हम, तो जीवाश्म पदार्थों की अगर बात करो, जीवाश्म पदार्थों की, और जीवाश्म पदार्थ की अगर मैं बात करूं तो किससे मिलेंगे बेटा, जंतु से या एनिमल से। किससे मिलेंगे, एनिमल से। ठीक है। अब एनिमल है, लो आपका क्या हो गया, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये एनिमल है, ये मरेगा, मरेगा तो इसकी नाइट्रोजन कहाँ है, मृदा में। विच्छेदन होगा इसका। क्या होगा, विच्छेदन। अब तुम बोलोगी सर इस एनिमल के पास कहाँ से आई, जंतु के पास कहाँ से आई, जंतु के पास कहाँ से आई बेटा, पौधों से। कहाँ से आई, पौधों से। पौधों को खाया इन्होंने। या पौधे हैं वो भी क्या होंगे, विच्छेदन की प्रक्रिया से गुजरेंगे। ठीक है। अब विच्छेदन की प्रक्रिया से गुजरने पे नाइट्रोजन है ये किस में चेंज होगी बेटा, नाइट्रोजन NO2 में चेंज होगी। नाइट्रीकरण होगा, फिर से इसका विच्छेदन हो गया, अमोनियम आ गया। फिर NO2 से NO3 में, इसको पुनः कौन ग्रहण कर लेगा, पौधे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। कुछ प्रक्रियाओं में क्या होता है, विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया होती है। कौन सी, विनाइट्रीकरण की। कौन सी प्रक्रिया, विनाइट्रीकरण, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं, डीनाइट। अब डीनाइट्रिफिकेशन से फिर से ये नाइट्रेट है ये किस में चेंज हो जाएगा, N2O, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, या N2O2 में चेंज हो गया। ठीक है। इसमें चेंज होने के बाद में फिर से कहाँ चला गया, वायुमंडल। ठीक है। अब कुछ और भी बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, और भी अगर बात करें, तो इस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम। कौन सा करता है, राइजोबियम। और राइजोबियम किसको उपलब्ध करवाएगा, पौधे को। ठीक है। अब इस पौधे की जब हम कटाई करेंगे, जैसे दाल वाली फसलें हैं उनकी कटाई करेंगे, कटाई करेंगे तो जड़ें कहाँ रहेगी, नीचे। तो जड़ों में नाइट्रोजन थी वो किसको प्राप्त होगी, आगे आने वाली फसलों को प्राप्त होती है। क्लियर यहाँ तक। ये होता है नाइट्रोजन चक्कर।
अब इसमें कुछ प्रक्रम मैंने बता दिए, यहाँ विनाइट्रीकरण हो रहा है, नाइट्रीकरण हो रहा है, अमोनिफिकेशन होगा, होगा ना। ठीक है, ये सारे प्रक्रम होंगे, उन प्रक्रमों के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन चक्र बता दिया मैंने। चलो फिर देखो, मृदा में सदैव ही नाइट्रोजन की अधिक मात्रा का अंतर्ग्रहण तथा अनेक रूपांतरण क्रियाओं के साथ निरंतर चलता रहता है। बहुत से सारे क्या होते रहते हैं, प्रक्रम होते रहते हैं, अंदर ग्रहण करते रहते हैं और बाहर निकलती रहती है। उसमें बहुत से प्रक्रम होते रहते हैं, जैसे नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण, अमोनिफिकेशन। ठीक है, फिर है इस प्रकार के निरंतर चलने वाले कर्मिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप मृदा में नाइट्रोजन का लाभ तथा ह्रास होता रहता है। इस प्रकार से होने वाले नाइट्रोजन के संयुक्त परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन चक्र। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। ठीक है, अब प्रक्रम कौन कौन से हैं। पहला आता है स्त्रीकरण। कौन सा आ गया, स्त्रीकरण या फिक्सेशन। क्या आ गया, फिक्सेशन भी बोलते हैं इसको। देखो, स्त्रीकरण क्या होगा, वह प्रक्रम जिसके द्वारा नाइट्रोजन कार्बनिक रूप से परिवर्तित होती है। नाइट्रोजन है वो कार्बनिक रूप से किस में परिवर्तित होगी, अकार्बनिक। वह प्रक्रम जिसके द्वारा कार्बन नाइट्रोजन है वो किस में परिवर्तित होगी, अकार्बनिक। अकार्बनिक नाइट्रोजन में क्या होती है, परिवर्तित होती है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, स्त्रीकरण। क्या कहते हैं, स्त्रीकरण। ठीक है, जैसे कार्बनिक नाइट्रोजन थी, इसका क्या हुआ, स्त्रीकरण हुआ, किसमें, सॉरी, कार्बनिक नाइट्रोजन है, अकार्बनिक किसमें होती है, कार्बनिक में चेंज होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्त्रीकरण। और कार्बनिक किसमें चेंज होगी, अकार्बनिक, उसको हम क्या कहेंगे, खनिजन, मिनरलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनरलाइजेशन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलो तो फिर आता है मिनरलाइजेशन या खनिज। खनिजन वह प्रक्रम है जिसमें कार्बन नाइट्रोजन का अधिक गतिशील अकार्बन रूप में रूपांतरण होता है। किसमें रूपांतरण होगा, अकार्बनिक, जैसे नाइट्रेट हो गया, अमोनियम हो गया, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, खनिजन। क्या कहेंगे, खनिजन। खनिजन के फलस्वरूप कार्बनिक नाइट्रोजन धीरे धीरे अमोनियम और नाइट्रेट नाइट्रोजन के रूप में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। खनिजन में अमीनीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण क्या है, प्रक्रम सम्मिलित है। कौन कौन से आते हैं, अमीनीकरण, अमोनीकरण और नाइट्रीकरण। ठीक है, अब तीन नोक बता रहा हूं मैं। देखो, कार्बनिक नाइट्रोजन थी किसके रूप में, प्रोटीन के रूप में। अब इसका क्या हुआ, एंजाइमिक विच्छेदन हुआ या डिकम्पोजिशन हुआ या क्या हुआ, हाइड्रोलाइसिस, जल विश्लेषण हुआ। क्या हुआ, जल विश्लेषण। ये किसमें चेंज हुआ, प्रोटियोस। किसमें चेंज हुआ, प्रोटियोस। प्रोटियोस है वो किसमें चेंज होगा, पेप्टोन्स में। और पेप्टोन्स से क्या बनेगा बेटा, एमिनो। ठीक है, और ये एमिनो यौगिक से क्या हमें क्या मिलेगा बेटा, नाइट्रेट। एमिनो यौगिक से क्या मिलेगा, नाइट्रेट। और नाइट्रेट से क्या बनेगा, नाइट्रेट। इस नाइट्रेट को कौन ग्रहण करता है, खुद। कौन ग्रहण करेंगे, खुद। फिर आता है अमीनीकरण, उसी की प्रोसेस है। अमीनीकरण में क्या हो, वह प्रक्रम जिसमें प्रोटीन्स एवं अन्य संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक एंजाइम्स की क्रिया के फलस्वरूप किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, एमिनो। किसमें परिवर्तित होंगे, एमिनो। एंजाइम के कारण जो प्रोटीन्स थी या अन्य संकीर्ण जो नाइट्रोजन थी वो किसमें चेंज हो रही है, एमिनो में। ठीक है, अब एमिनीकरण क्रिया में प्रपोषित मृदा सूक्ष्म जीव क्या लेंगे, भाग लेंगे। कौन भाग लेता है, सूक्ष्म प्रपोषित सूक्ष्म जीव। ठीक है, क्लियर। मृदा में बेटा सूक्ष्म जीव है उसका होना बहुत आवश्यक है। सूक्ष्म जीवों के बगैर हम खेती नहीं करते। जो खेती है वो जीवों पे आधारित है। ठीक है, खेती किस पे आधारित है, जीवों पे। ठीक है, फिर है इन जीवों से संश्लेषित बाह्य कोशिका प्रोटीन, अपघटक एंजाइम प्रोटीन तथा नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक को एमिनो अम्ल में क्या कर देते हैं, परिवर्तित। जैसे प्रोटीन एवं अन्य संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक थे, इनमें एंजाइम एंजाइम के द्वारा इनका क्या होगा, ये टूटेंगे। एंजाइम के द्वारा टूट के किस में चेंज होंगे, संकीर्ण एमिनो यौगिक में। क्या बाहर निकलेगी, CO2। फिर एनर्जी और अन्य यौगिक। इस एनर्जी का उपयोग कौन करेगा, सूक्ष्म जीव। कौन करते हैं, सूक्ष्म जीव करते हैं।
फिर इस प्रक्रम से प्राप्त ऊर्जा सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या कर ली जाती है, उपयोग। ठीक है। फिर अमीनीकरण से प्राप्त ऊर्जा एमिनो यौगिक का उपयोग दो प्रकार से होता है। मृदा में उपस्थित जीवों एवं सूक्ष्म जीवों के कोशीय पदार्थ के संश्लेषण, कोशिका बनाने में या कह सकते हो उनके शरीर की वृद्धि में इसका क्या होता है, उपयोग। फिर सूक्ष्म जीवों की प्रतिक्रिया से एमिनो यौगिक का सरल अकार्बनिक यौगिकों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या होगा, परिवर्तन। फिर आता है अमोनीकरण, वह प्रक्रम जिसमें एमिनो यौगिक, उसमें तो क्या थे, प्रोटीन थे, प्रोटीन को किसमें चेंज किया था बेटा, एमिनो यौगिक में, एमिनो यौगिक में। उसको तो हमने क्या कहा था, एमिनीकरण। ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें एमिनो यौगिक है वो किसमें चेंज होंगे, अमोनिया, किसमें, अमोनिया या अमोनियम यौगिक में क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, अमोनीकरण। क्या कहेंगे, अमोन। यह परिवर्तन एमिडेस तथा डी एमिनेस एंजाइम द्वारा होता है। ठीक है, एंजाइम याद रखो ये कौन सा है, एमिडेज और डी एमिनेस। ठीक है। जैसे एक दे रखा है, ये क्या है बेटा अपने पास, एमिनो यौगिक, इसका क्या हुआ, जल विश्लेषण हुआ। ठीक है, एंजाइम की उपस्थिति में। अब ये तो क्या बन गया, अल्कोहल बन गया, और इससे बाहर क्या निकल गई, अमोनिया। क्या बाहर निकला है, अमोनिया। ठीक है। अमोनीकरण क्रिया में उत्पन्न अमोनिया मृदा की CO2 से संयुक्त होकर, अमोनिया है वो किससे संयुक्त होगी, CO2, मृदा में जो CO2 थी उससे क्या होगी, संयुक्त क्रिया करेगी, होकर अमोनियम क्या बनाएगी, कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट तथा बाई कार्बोनेट बनाती है। इन यौगिकों के विलयन से अमोनियम आयंस क्या होते हैं, प्राप्त। ये अमोनियम कार्बोनेट बना है और बाई कार्बोनेट बने हैं, इनसे हमें कौन सा आयन प्राप्त होगा बेटा, अमोनियम। कौन सा आयन मिलता है, अमोनियम। ठीक है, क्लियर। और इसमें हो भी क्या रहा था बेटा, अमोनियम यौगिक बन रहे थे, कौन से बन रहे थे, अमोनियम। ठीक है। फिर है नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण क्या होता है, देखो नाइट्रीकरण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा में उपस्थित अमोनियम नाइट्रोजन नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाती है, और ये मैंने बहुत बार बता चुका हूं आपको। देखो अमोनियम है, अमोनियम को दो बैक्टीरिया क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, कौन कौन सा, एक नाइट्रोसोमोनास और दूसरा कौन सा है, नाइट्रोबैक्टर। ये नाइट्रोसोमोनास किस में चेंज करेगा, NO2 में, और नाइट्रोबैक्टर किस में चेंज करता है बेटा, NO3 में। इसमें जिसको नाइट्रेट नाइट्रेट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नाइट्राइट। ठीक है। फिर यह एक वायुजीवी प्रक्रम है जो स्वपोषित बैक्टीरिया द्वारा क्या होती है, संपन्न। नाइट्रीकरण में भाग लेने वाले बैक्टीरिया को दो वर्गों में बांटा जाता है। दो वर्ग मैंने बता दिए कौन कौन से हैं, पहलो नाइट्रोसोमोनास, कौन सा है, नाइट्रोसोमोनास। ठीक है। देखो नाइट्रोसोमोनास कौन से होंगे, वे बैक्टीरिया जो अपने कोशा संश्लेषण के लिए किसका ऑक्सीकरण करते हैं, अमोनियम आयन का, किसका करते हैं, अमोनियम आयन का। ठीक है, क्लियर। या कह सकते हो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका ऑक्सीकरण करेंगे, अमोनियम आयन। फिर नाइट्रोबैक्टर या नाइट्रोसोमोनास है वो 35 से 40 मोल अमोनियम ऑक्सीकृत करता है, कितनी करता है, 35 से 40 मोल। फिर नाइट्रोबैक्टर की अगर बात करें तो ये किसका ऑक्सीडेशन करेगा, NO2 का, जिसको हम क्या कहते हैं, नाइट्राइट। तो ये बैक्टीरिया अपने कोशा संश्लेषण के लिए नाइट्राइट के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा। फिर आता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया NH4 को नाइट्रेट में बदलता, पीछे बता चुका हूँ। नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रेट का उत्पादन नाइट्रेट का क्या होता है, उत्पादन। NO2 NO3 में परिवर्तन, NH3 के NO2 में से परिवर्तन की अपेक्षा क्या होता है, तेज। ठीक है, NH4 कर लेना इसको। NO2 जब परिवर्तित होता है किसमें, NO3 में। ठीक है, दो कंडीशन आ रही है, एक तो NH4 किसमें परिवर्तित हो रहा है बेटा, एक कौन सी आ रही है, NO2 किसमें परिवर्तित हो रहा है, NO3 में। अब दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो NO2 या NO3 में परिवर्तन, NO2 का NO3 में परिवर्तन NH4 के NO2 से परिवर्तन की अपेक्षा क्या होगा, तेज। कहने का मतलब इस, ये तो तेजी से क्या होगा, परिवर्तित होगा, ये क्या होगा, धीरे। इसके कंपैरिजन क्या होगा, धीरे।
फिर नाइट्रोबैक्टर वो कितने मोल, 70 से 100 मोल नाइट्रेट का क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है। ठीक है, ये इसकी अभिक्रिया बहुत बार बता चुका हूँ। ये अमोनियम है, अमोनियम क्या क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, नाइट्रोसोमोनास, किस में चेंज हुआ, नाइट्रेट में। क्या बाहर निकलेगा, जल के अणु, और कितनी कैलोरी एनर्जी निकलती है, और यहाँ 4 नवजात हाइड्रोजन और क्या निकलते हैं बाहर, एक। ठीक है, फिर HNO2 का क्या होगा, ऑक्सीकरण कौन करता है, नाइट्रोबैक्टर, किस में करेगा, HNO3 में, और इससे कितनी कैलोरी एनर्जी निकलेगी, 43 कैलोरी, कितनी, 43। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। फिर आता है विनाइट्रीकरण। अब विनाइट्रीकरण उसका जस्ट उल्टा है, उसका ही जस्ट क्या है, उल्टा है। वो तो अमोनियम नाइट्रेट में चेंज हो रहा था, अब ये नाइट्रेट किस में चेंज होगी, नाइट्रस ऑक्साइड में। किस में चेंज होगी, नाइट्रस, वापिस कहाँ जाएगी, वायुमंडल में। ठीक है, देखो इस प्रक्रम में मृदा नाइट्रेट का नाइट्रोजन गैस या नाइट्रस ऑक्साइड में परिवर्तन होता है। मृदा के नाइट्रेट का वायुमंडलीय नाइट्रोजन तथा नाइट्रस ऑक्साइड में पूर्ण अवकरण होता है, क्या कहलाता है, विनाइट्रीकरण। या अन्य प्रक्रम जिसमें नाइट्रोजन का लोपन होता है, नाइट्रेट अवकरण तथा नाइट्रेट स्वांगीकरण कहलाता है। नाइट्रेट का क्या होता है, सॉरी, नाइट्रोजन का क्या होता है, लोपन होता है, और नाइट्रेट का क्या होता है, अवकरण होता है, उसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रेट स्वांगीकरण कहते हैं। फिर इस प्रक्रम में बैक्टीरिया डिनाइट्रिफिकांस, स्यूडोमोनास, माइक्रोकोकस तथा बेसिलस बैक्टीरिया क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। ये याद रखोगे, विनाइट्रीकरण में बैक्टीरियम डिनाइट्रिफिकांस, स्यूडोमोनास, माइक्रोकोकस, बेसिलस बैक्टीरिया क्या लेते हैं, भाग। ठीक है, अब देखो अपने पास क्या थी, नाइट्रेट थी, क्या थी, नाइट्रेट थी। अब इस नाइट्रेट से क्या है, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और जल क्या निकलेगा बाहर, और किस में चेंज हो जाएगा, HNO2 में। किस में चेंज हो गया, HNO2 में। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम रिएक्शन को, इसको अलग लिख दूं मैं, 2HNO3, इसका अपचयन कर दूं 4 हाइड्रोजन से, क्या बनेगा मेरे पास, 2HNO2, और बाहर क्या निकल जाएंगे, दो जल, सॉरी, जल के अणु, क्या बाहर निकल जाएंगे, जल के। अब मेरे पास क्या आ गया, 2HNO2, 2HNO2। ठीक है, फिर से मैं इसका अपचयन कर दूं, बाहर क्या निकलेगा, जल, तो ये मैंने जल को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। मेरे पास आ गया क्या, H2N2O2। यहाँ तक क्लियर। अब मेरे पास क्या आ गया, H2N2O2। अब इससे 4 हाइड्रोजन में क्या कर दूं, जोड़ दूं इसमें। ठीक है, सॉरी, जल को क्या कर दूं, बाहर निकाल दूं। जल को मैं अगर बाहर निकाल देता हूं, H2O, जल को क्या कर दूं, बाहर निकाल दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा, N2। क्या आ जाएगी, N2। देखो यहाँ से मैं जल को अगर बाहर निकाल दूं तो मेरे पास क्या बचेगी, हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, ऑक्सीजन मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, मेरे पास क्या बचेगी, N2। क्या बचेगी, N2। क्या बचेगी, N2। ठीक है, क्लियर। फिर मैं बात करता हूँ दूसरा प्रक्रम, अगर देखूं फिर से मैं जल बाहर निकाल दूं इससे, H2N2O2, जल को मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, मेरे पास क्या बचेगा बेटा, N2O। क्या बचेगा, N। ठीक है, फिर से मैं अगर इससे क्या नहीं कर दूं, जल को बाहर निकाल दूं, क्या आ गया मेरे पास, N2O2। ठीक है, इससे जल बना दूं जल, यहाँ लिख दूं, मेरे पास क्या था, N2O, इसमें मैं 4 हाइड्रो, सॉरी, 2 हाइड्रोजन जोड़ दूं, ये लो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। ठीक है, अब मैं इससे बाहर क्या निकाल दूं, जल, 2 जल के अणु क्या कर दूं, बाहर निकाल दूं। अब देखो यहाँ से 2 कितने हैं, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बाहर निकाल दिए, ऑक्सीजन मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, मेरे पास बचेगा क्या, N2। क्या बचेगा, N2, ओनली क्या बचेगा, N2। ठीक है, और ये क्या आ रही है मेरे पास से, N2, और ये कहाँ चली जाएगी, वायुमंडल। ठीक है,
क्लियर यहाँ तक? तो इस प्रकार क्या होता है, नाइट्रेट है वो किसमें, नाइट्रस ऑक्साइड में या नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित होती है, उसको हम क्या कहते हैं, विनाइट्रेट। क्या कहते हैं, विन। ठीक है, ऐसे याद नहीं हो रही तो ऐसे कर लेना, ऐसे नहीं हो रही ऐसे कर लेना। ठीक है, सीधा सा है। देखो हाइड्रोजन यहाँ जोड़ा है, जल को क्या निकाला है बाहर, निकालते ही अपने पास क्या आ गई 2HNO2, या फिर से मैंने इससे क्या बाहर निकाल दिए, जल को बाहर निकाल दिया और जोड़ दिए, क्या आया मेरे पास H2N2O2। अब इसको फिर से इससे मैंने क्या किया, हाइड्रोजन जोड़ के जल बना दिया और मेरे पास बच गया क्या, N2। फिर इसी में से अगर एक जल के ये जल के अणु बाहर निकाल देता हूं तो मेरे पास क्या आता है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड से मैं 2 हाइड्रोजन जोड़ के जल को बाहर निकाल दूं तो मेरे पास क्या आएगा, नाइट्रोजन गैस। क्या आएगी, नाइट्रोजन। फिर है मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव। मृदा में कौन कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, तो मृदा में जीवाणु मिलेगा, एल्गी मिलेगा, कवक मिलेगा, एक्टिनोमाइसिटीज मिलेगा। ठीक है, ये क्या मिलते हैं, सूक्ष्म जीव। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है मृदा में वो किसकी होती है बेटा, कितने प्रतिशत है, 90%। 90% क्या मिलते हैं, जीवाणु। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये पढ़ेंगे अगली क्लास।